दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये स्टोरी है। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लिटिल फ़िश। क्या मतलब हुआ? द लिटिल फ़िश, छोटी मछली। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। In a sea, a little fish was playing with his grandmother। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वाक्य आते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ वर का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? और साथ में फोर्थ फॉर्म भी लगाई जाती है, इस चीज़ को भी आप नोट करें। और प्ले मतलब खेलना और फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग। तो क्या अर्थ हुआ? इन आ सी, एक समुद्र में, आ लिटिल फिश, एक छोटी मछली, वॉज प्लेइंग, खेल रही थी, विद मतलब साथ, विद हिज मतलब अपने, विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक समुद्र में एक छोटी मछली अपनी दादी माँ के साथ खेल रही थी। आफ्टर सम टाइम द ग्रैंड मदर सैट ऑन ए rock and said to her grandson, son, I am too tired to swim anymore। क्या मतलब हुआ? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब हुआ कुछ समय के बाद। द ग्रैंड मदर सैट ऑन अ रॉक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SIT, सिट का मतलब होता है बैठना, और सेकंड फॉर्म है सेट। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द ग्रैंड मदर, दादी, जो दादी माँ, सेट बैठ गई, ऑन आ रॉक, ऑन मतलब पर और रॉक मतलब चट्टान, एक चट्टान पर बैठ गई, एंड सैड और कहा, टू हर ग्रैंडसन, हर मतलब अपना। और दोस्तों, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पर हिज है और यहाँ हर है, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? यदि कोई मेल के से जुड़ी हुई चीज़ है तो उसके लिए हिज का यूज़ किया जाएगा, और अगर वो हर से रिलेटेड, किसी फीमेल से रिलेटेड है तो वहाँ हर का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? तो यहाँ पर जो दादी माँ है वो फीमेल है, इसलिए यहाँ पर हर का यूज़ किया गया है। एंड सेड टू हर ग्रैंडसन, और अपने पोते से कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कुछ समय के बाद दादी माँ चट्टान पर बैठ गईं और उन्होंने अपने ग्रैंडसन मतलब अपने पोते से कहा, सन, बेटा, आई एम टू टायर्ड टू स्विम एनीमोर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम प्रेजेंट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए जाए। उसके अलावा दोस्तों, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो ये जो वाक्य हैं इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सन, बेटा, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ, टू स्विम एनीमोर मतलब अब और ज़्यादा स्विम करने के लिए, तैरने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। या इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब मैं तैरने से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू स्विम यू कैन।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा, उस वहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। और यदि वो ही, शी या सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो यू है तो यू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप दो वर्ब का कोई भी वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो दूसरी वर्ब है स्विम, जिसको टू के बाद लगाया गया है। स्विम मतलब तैरना। तो क्या अर्थ हुआ? इफ़ यू वॉन्ट टू स्विम यू कैन। अगर आप तैरना चाहते हो, यू कैन, आप तैर सकते हो, बट लेकिन डोंट गो फार और एल्स द शार्क विल ईट यू अप। क्या अर्थ हुआ? बट डोंट गो फार। दोस्तों अगर आप सिर्फ इस वाक्य के बारे में बात करें, ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप इम्पेरेटिव वाक्य का मतलब समझ लीजिए। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जहाँ पर हम किसी भी तरह के आदेश को दर्शाते हैं। यदि इस तरह के वाक्य आप नेगेटिव के बनाएंगे तो वहाँ पर डोंट का यूज़ किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा? इफ़ यू वॉन्ट टू स्विम यू कैन। अगर आप तैरना चाहते हो आप तैर सकते हो, बट लेकिन डोंट गो फार। फार का मतलब दूर, लेकिन दूर मत जाना। और एल्स, वरना द शार्क विल ईट यू अप। वरना जो शार्क है वो तुम्हें खा जाएगी। और दोस्तों इस वाक्य में विल का यूज़ किया गया है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। चलिए आगे देखिए। The little fish did not pay attention and jumping here and there went far from his grandmother। क्या अर्थ हुआ? द लिटिल फिश डिड नॉट पे अटेंशन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अच्छा दोस्तों आप कृपया करके इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए। इस तरह के वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ जो ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, ताकि आप उन्हें याद कर सकें। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। तो क्या अर्थ हुआ? द लिटिल फिश डिड नॉट पे अटेंशन। छोटी मछली ने ध्यान नहीं दिया। एंड जंपिंग हेयर एंड देयर, जंप मतलब कूदना, और यहाँ वहाँ कूदते हुए। वेंट फार, दूर चली गई। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, चली गई, फार दूर चली गई। फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि छोटी मछली ने ध्यान नहीं दिया और इधर उधर कूदते हुए वह अपनी दादी माँ से दूर चली गई। आगे देखिए। सडनली मतलब कि अचानक, ही सॉ उसने देखा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब होता है देखना और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW। उसके अलावा दोस्तों आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दें। कई आप में से शायद कई लोग इसको सा पढ़ते होंगे, तो आप इसको सा ना पढ़ें, आप इसे सॉ पढ़ें। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप में से कितने लोग इसको सॉ पढ़ते हैं। चलिए क्या अर्थ हुआ? सडनली ही सॉ, अचानक उसने देखा, अ बिग शार्क, एक बड़ी शार्क। और दोस्तों शार्क है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जो शार्क है बड़ी ही खतरनाक मछली होती है जो समुद्र में होती है, जो छोटी मछलियों को खाती है। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली अचानक, ही सॉ अ बिग शार्क, उसने एक बड़ी मछली को देखा। कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स हिम, टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स हिम अपनी ओर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सडनली ही सॉ अ बिग शार्क कमिंग टूवर्ड्स हिम। अचानक उसने एक बड़ी शार्क को अपनी ओर आते हुए देखा। आगे देखिए। ही गॉट फ्राइटेंड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों फ्राइटेंड एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा भयभीत होना। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात यह है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे आया, तो यहाँ पर एडजेक्टिव को वर्ब बनाया गया है। तो दोस्तों जब आप कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को का प्रयोग करके सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बनाते हैं ही इज़ फ्राइटेंड, ही वॉज फ्राइटेंड, आप इसे आराम से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसको किसी वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे
तब आपको उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। गेट फ्राइटेंड का अर्थ होता है डर जाना, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना। तो जो उसकी सेकंड फॉर्म है तो वो है गॉट फ्राइटेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तो आप उसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना ही होगा। तो क्या अर्थ हुआ? ही गॉट फ्राइटेंड, वह डर गया। ही आस्क्ड एवरीवन टू हेल्प हिम। आस्क मतलब क्या है ना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड। ही आस्क्ड एवरीवन, एवरी मतलब हर किसी, हर कोई। उसने हर किसी से अपनी मदद करने को कहा, टू हेल्प हिम, बट लेकिन नो वन केम फॉरवर्ड। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम और फॉरवर्ड मतलब आगे, लेकिन कोई भी सामने, कोई भी आगे नहीं आया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने हर किसी को अपनी मदद करने को कहा, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, आगे नहीं आया। एट लास्ट, अंत में, द ऑक्टोपस अग्रीड टू हेल्प हिम। अग्री मतलब होता है सहमत होना, तैयार होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। और दोस्तों यहाँ भी जैसे ऊपर आपको बताया तो दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ किया गया कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? एट लास्ट, अंत में, द ऑक्टोपस अग्रीड टू हेल्प हिम। जो ऑक्टोपस था वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ, या कह सकते हैं वो उसकी मदद करने के लिए सहमत हुआ। ही आस्क्ड द लिटिल फिश टू हाइड बिहाइंड हिम। हाइड मतलब छुपना। तो क्या अर्थ हुआ कि उसने छोटी मछली को अपने पीछे छुपने को कहा। When the shark moved ahead, मूव अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और इसको दूर कर लिख लीजिए, अहेड मतलब आगे। तो क्या अर्थ हुआ? जब शार्क आगे बढ़ी, when the shark moved ahead, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है, सेकंड फॉर्म का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। when the shark moved ahead, जब शार्क आगे बढ़ी, द ऑक्टोपस आस्क्ड हिम टू गो, ऑक्टोपस ने उसको जाने को कहा, टू हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के पास। आगे देखिए, द लिटिल फिश प्रॉमिस्ड टू लिसन टू हर एल्डर्स फ्रॉम दैट डे। दोस्तों प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा करना, और सेकंड फॉर्म में प्रॉमिस्ड, और यहाँ भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे। तो दोस्तों आप इस बात की जो अहमियत को समझ ही सकते हैं कि ज़्यादातर आप वाक्य देखेंगे जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आपको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। बस आप इन चीज़ों को याद रखें कि पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिसन का मतलब होता है सुनना। चलिए क्या मतलब हुआ? द लिटिल फिश प्रॉमिस्ड टू लिसन टू हर एल्डर्स। एल्डर का मतलब होता है बड़े। फ्रॉम दैट डे, छोटी मछली ने फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, अपने टू हर एल्डर्स, अपने से मतलब अपने बड़ों की बात सुनने का वादा किया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और यदि कहानी के मॉरल के बारे में देखा जाए तो मॉरल बहुत ही प्यारा है, खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए, और जो बच्चे जो अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मॉरल है। जो आपके बड़े या आपके माता पिता जो आपको समझाते हैं, तो आप उस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं, माता पिता उनको कुछ कहते हैं तो वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, और दोस्तों कई बार इस वजह से उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ इस छोटी सी कहानी में देखा कि जो उस मछली की दादी माँ थी, उसने उसको समझाया था कि आप दूर मत जाना, लेकिन वो दूर गई और उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जो छोटे बच्चे या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे माता पिता हैं या फिर जो हमसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमें हमेशा ही उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें जीवन का जो अनुभव है वो हमसे ज़्यादा है। तो जो हमें वो बताएंगे वो हमें हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास ठीक लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।